अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ में चूहे बिल्ली का खेल तो इस वक्त जारी है। कल तक कौमी मसाइल को पार्लियामेंट में हल करने वालों ने आज सियासी मसलहत के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इस सूरत हाल में हुक्मरान इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा उठाया है? कौन कामयाब हुआ, कौन फेल हुआ? अलबत्ता वो बात तो एक तरफ, लेकिन जमहूरियत का जनाजा इस तमाम सिचुएशन में जरूर निकला है। इसकी वाज़ेह मिसाल है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में तमाम सियासी कुव्वतों की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है और अवाम किसी एक सियासी जमात पर भी मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकी, बल्कि मौजूदा माहौल के बायस इस वक्त अवाम मुनक़सिम नजर आई। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में निगरान हुकूमत के क़याम पर जो तमाशा जारी है वो बहरान मुल्क को मजीद पेचीदगी की जानिब धकेल रहा है और मुआशी दलदल में मुल्क धंसता ही चला जा रहा है। और इन सारे मुहर्रिकात को मद्देनजर रखें तो आइंदा आने वाले दिनों में हालात का कोई भी जवाज़ बनाकर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मेरी मुराद निगरान सेटअप की है, वो लाया जा सकता है, उसके साथ साथ उसकी बातें भी हो रही है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बातें हो रही हैं, वो फाहे एक तरफ है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर कुछ भी होता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता खैर जो भी होगा, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा। राना एहसान अफजल साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सर, सबसे पहले बताइएगा, ऑब्वियसली उस वक्त अवाम भी आपके साथ थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत ये बात कर रही थी कि इस असम्बली से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तमाम मामलात को, तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो है वो हल करना चाहिए। अचानक से इस्तीफे मंजूर कर लिए, क्या डर था कि पंजाब और केपी के असम्बली में अगर इंतखाबात हो गए और यहाँ पे तहरीक एतमाद आ गई तो यहाँ से भी हाथ धो बैठेगी इत्तेहादी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बात यह है कि हम जरूर कह रहे थे कि इनको असेंबली में वापस आना चाहिए, लेकिन ये तब की बातें हैं जब इन्होंने ना केपी के डिसॉल्व की थी ना पंजाब डिसॉल्व की थी, और हम इनको कह रहे थे कि अगर आपको इलेक्शन की डेट चाहिए तो आप असेंबली में आए और वहां सारे मामलात जो हैं वो तय कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमारी बात ना मानी और इन्होंने जो है वो डिसॉल्व कर ली, केपी की भी असेंबली और पंजाब की, और अब वो इलेक्शन की तरफ दोनों सूबे जा रहे हैं। तो अब ये असेंबली के अंदर जो है ना आवाम के लिए वापस आना चाहते हैं, ना ये जो है मुल्क के मफाद के लिए आना चाहते हैं, ना मुल्की एजेंडे पे आना चाहते हैं। अब तो ये अपनी सियासत करने और जो है वो कह लें कि गन डालने के लिए ये वापस असेंबली में आना चाहते थे। और सवाल ये बनता है कि क्या इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, और अगर इनके इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर के पास मौजूद हैं तो डेफिनेटली ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो उनको कबूल करे या ना करे, या वो जब सेटिस्फाइड फील करे तो वो उनको कबूल कर ले। तो उसने कबूल कर लिए स्पीकर ने। लेकिन तो जहां इन्होंने हमारी एहसान साहब, स्पीकर ने ये कहा था कि हम वन बाय वन इन तमाम लोगों से मिलेंगे, और क्योंकि इन तमाम लोगों ने अपनी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए। देखिए, ये इस्तेहकाक है स्पीकर का कि वो कहे कि मैं किस तरीके से इस्तीफे लेना चाहता हूँ। ये बहरहाल जो है वो जज ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के कि ये इस्तेहकाक है, ये प्रोगेटिव स्पीकर का है कि वो कहे मैंने एक एक करके लेने हैं, मैंने इकट्ठे लेने हैं, या मैंने इस तरह 35-35 करके इस्तीफे ले लेने। ये लीगली अगर चैलेंज हो सकता तो हो जाता। आप देखें, अगर इनको इतनी तकलीफ है कि ये गलत किया है स्पीकर ने और चीटिंग की है, तो उनको चाहिए ये कोर्ट में चले जाए और कोर्ट को कहें कि हमने जो इस्तीफे दिए हैं वो गलत थे, हमारे गलत इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए, हम तो असल में नहीं, इस्तीफे हमारे जो थे वो जाली थे, हम तो असेंबलियों में वापस आना चाहते हैं। तो अगर वो ये बयान दे दें कोर्ट में जाके, तो मेरे ख्याल से कोर्ट इनको कहेगा कि ये इस्तीफे जो लिए हैं स्पीकर ने उनको हम कलादम करार करते हैं, इनको जी मौका दें, ये वापस आ जाए। लेकिन राना साहब, स्पीकर के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं उनके बयानात की वजह से शायद ये सारा कुछ सामने आ रहा है। चलिए, स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए अपनी जगह पर। आप समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल के बाद भी आप मुल्क की जो माशी सूरत हाल है जिससे अवाम इफेक्ट हो रहे हैं उसको बेहतर कर पाएंगे?
देखिए, जो माशी सूरत हाल है वो वाकई आज बहुत मुश्किलात हैं। एलसी खोलने की भी मुश्किलात हैं, ताजिर भी परेशान हैं, जो सनते हैं वो भी परेशान हैं। इसका हल जो है वो आईएमएफ का मुआहदा है और वो मुआहदा हम आगे लेके जा रहे हैं और जो 9th रिव्यू है हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। उसके लिए पिछले 2-3 दिनों में बड़ी थॉरो किस्म की जो है वो बहस हुई। हमारी पार्टी के वजीर आजम साहब ने चेयर की मीटिंग्स और इकोनॉमिक टीम ने की और उसमें यही तय पाया कि हमें ये जो नागुज़ीर फैसले, जो हमारी कोशिश थी, जो जिसकी अगर कोई डिले की वजह है तो वो ये है कि हमने पिच किया आईएमएफ को कि भाई $30 अरब का नुकसान हो गया सैलाब से। आप उस प्रोग्राम को उसी लिहाज से आगे नहीं लेके जा सकते कि अवाम पे बहुत ज्यादा बोझ डल जाए। तो इसी तरह हमने फ्रेंडली ममालिक से भी उम्मीद रखी हुई थी, लेकिन हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ आईएमएफ के साथ जुड़ा है, तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो एक आर्जी लिक्विडिटी क्रंच है, डॉलर का जो एक शॉर्टेज का क्रंच है, ये जब ये अनाउंसमेंट्स होंगी तो आईएमएफ की जैसे ही ये एक अंदिया दे दिया जाएगा कि ये रिव्यू मुकम्मल होने जा रहा है, तो बहुत सारे इनफ्लोज जो हैं वो ऑनलाइन हैं फ्रेंडली ममालिक से, तो आप देखेंगे कि रिजर्व जो हैं वो बिल्डअप हो जाएंगे। और ये जो एक हमें लग रहा है कि बहुत पस्ती में मईशत है, ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इससे डेफिनेटली एक महंगाई का एक इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये वो जो अल्टरनेटिव है उसका कि हम आईएमएफ का मुआहदा ना लेके जाएं आगे, उससे ये कदरे बेहतर है और पाकिस्तान का इस वक्त जो रास्ता है वो यही है। आलिया साहिबा से मारिया मैं सवाल करना चाहूंगा। आलिया साहिबा, फरमाइएगा कि क्या केपी के और पंजाब असेंबली तहलील करने के बाद अब जो आपके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, ये कोई बदनीति देख रही हैं और इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान पहुंचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2-3 बातों का सिर्फ जल्दी इनको जवाब दे दूं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस असेंबली से इन्होंने आज तक कौन सी मुल्की मफाद के लिए कवानीन पास किए हैं जो ये आज हमें ये सुनाने लगे हैं कि जी हम आएंगे तो ये हम असेंबली में क्या करने आ रहे हैं। मुझे ये बता दें, क्यों ये असेंबली इनकी है? असेंबली तो हमारी है, जिन्हें अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। ये तो मुसल्लत करदा थे इस असेंबली के ऊपर, और खान साहब और हमारी पार्टी का सिर्फ आने का सुन के ना इनके पांव के नीचे से ऐसी धरती कांपती है कि हमने देखा है लंदन तक उसकी चीखें सुनाई गई हैं। और वो स्पीकर साहब जो नखरे कर रहे थे, पीटीआई वाले आएंगे, हाथ से इस्तीफे लिखेंगे, पर्सनली मुझसे मिलेंगे तो इस्तीफे कबूल कर लेंगे। यानी खान एक, मैं सही ये बता दूं, इनको लगता है ना इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर किए। मैं आज आपको बता दूं, खान इनको अपनी पिच पे खिला रहे हैं और ये वो सब कुछ डर के मारे करें और सिर्फ एक खान के डर से करें। पहले खान ने कहा मैं असेंबली में आने लगा हूं, आपने देखा इन्होंने क्या किया, फौरी तौर पर टॉप लीडरशिप के इस्तीफे इन्होंने कबूल कर लिए। हमने कहा जी वेल एंड गुड। इन्होंने कहा, खान ने कहा मैं 33 के 33 हल्कों से इलेक्शन खुद लड़ूंगा। इन्होंने आगे से कहा हम तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे। मतलब आप इलेक्शन से ही भाग गए। आज तक आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये देखा है कि 14 पार्टियां एक उम्मीदवार खान के अगेंस्ट खड़ा करने से डरी हैं। फिर आज हमारी अभी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी तो हमें इन्होंने कहा 35 इस्तीफे भाई। और फिर उसके बाद जब हमारे लोग वहां इस्तीफे देने, उन्होंने कहा जी बाकी लोगों की भी आप शक्लें देख ले, आपको ये जहमत ना करनी पड़े, हम खुद आ गए। तो आपने देखा किस तरह से वो स्पीकर साहब जो हैं वो वहां से भाग गए। बात सिर्फ इतनी है कि इनको ये एहसास जरूर होना चाहिए कि क्या राजा रेंटल ने कौमी असेंबली को रेंटा कार बना दिए। यानी लेकिन आलिया हमने साहिबा ऊपर सिर्फ एक सेकंड, वो इतने ढेर हो गए कि अब यानी मैं सिर्फ इतना समझूंगी, हम तो उस असेंबली को ना, जिसे कहते हैं ना रुखसती का वक्त उसके करीब था, तो हमने कहा जरा कंधा देने चले जाएं कि कंधा देने के हक से हम महरूम ना हो जाए। अब मेरे भाई ने जो दूसरी बात की, इतनी इन्होंने कहानियां डाली, आईएमएफ के पास चले जाएंगे, ये हो जाएगा। आईएमएफ से पूछिए, आईएमएफ ने इनके जो माशी जादूगर को कहा क्या है? माशी जादूगर को उन्होंने ये कहा है कि जाएं, आपका कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, पहले इकोनॉमिक प्लान लेकर आएं, जाएं डॉलर को उसके रेट के ऊपर लेकर आएं, जाएं जाकर देखें कि आपके ये हालात क्यों हुए हैं, और जाएं और जाकर ये बताएं कि जो सैलाब जदगान के लिए आप झूठ बोल रहे हैं ना, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था, ये तो आधी झूठे हैं, पहले भी फैक्ट फजिंग पर पनिश कर चुकी है इनको ये जो है आईएमएफ की तरफ से। फिर जो सबसे अफसोस की जो बात है, सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ 2-3 चीजें
इनकी बात को रिबट कर दूं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर हालात ये हैं कि कल आपने सऊदीया के वजीर खजाना की सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर तकरीर सुन दी है, कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं है। इस वक्त सूरत हाल इनके पास ये है, छोड़ दे सारा कुछ, 4.5 अरब डॉलर के इस वक्त ज़खायर पड़े हैं। 2 अरब डॉलर के अभी इन्होंने फरवरी तक डेट पेमेंट करनी है। 5,000 अरब जो है उसकी इस वक्त जो है एलसीसी खुलने के लिए कंटेनर जो है वो बंदरगाह पे पड़े हुए हैं। ये किसको आके और इनकी बातें सुने। इनका मसला पीटीआई के इस्तीफे, इमरान खान की वापसी, इमरान खान का आना, इमरान खान का जाना, इमरान खान के केसेस। अभी आप मेरा जवाब में अभी आपको अभी लिख कर बता देती हूँ, अभी आप मेरा जवाब इनसे लेने लगेंगी ना, ये फिगर्स नहीं कहेंगे, ये कहेंगे इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, पीटीआई ने कर दिया। पूछे ठीक है आलिया हुसैन, वो बात तो क्या है? वो बात तो आपकी जायज है कि इमरान खान साहब की बुराई करके अवाम इलेक्ट नहीं करेगी, कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद ये कहा करती थी, इवन कि आपने भी हमारे शो में कहा कि हमारे इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट किए जाएं। अब अचानक से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी कौमी असेंबली में वापसी, वजह समझ नहीं आ रही। चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए जाना चाहते थे या सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जाना चाहती कौमी असेंबली के अंदर? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम अपना एक आईनी हक, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो जो इन्होंने सीट की शक्ल नुमा एक कठपुतली ऑपोजिशन लीडर जिसको कल को इन्होंने टिकट देना है उसको मुसल्लत किया है, वो कल को जब निगरान सेटअप और निगरान वजीर आजम की गुफ्तो शनीद करेगा तो आपने देखा है कि वहां पर किस तरह के फैसले होंगे। हमारा मकसद कल भी एक था जब हम उस असेंबली से बाहर आए थे, फ्री एंड फेयर और फौरी इलेक्शन। अब भी हमारा यही मकसद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आई एम ग्रेटफुल टू पीडीएम कि वो मकसद ये खुद से पूरा कर रहे हैं। जब खान साहब पहले कहते थे ना अप्रैल में हमारे जनरल इलेक्शन होंगे तो हमें थोड़ा सा शक पड़ता था, लेकिन आज इन्होंने जो काम किया और अगले कुछ दिनों में जो ये काम करने जा रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ मुल्क तो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है और माशाल्लाह से ये खुद पकड़ के लेकर जा रहे हैं। इसलिए कि केपीके असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। इस वक्त अगर बाय इलेक्शन होगा तो तकरीबन 110 नेशनल असेंबली की सीटों में होगा, यानी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल असेंबली की सीट पर आलिया साहिबा ये सारी चीजें 75% मुल्क इलेक्शन में जा चुका होगा तो ये क्या करेंगे? देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, इससे आवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगा। मैं राना साहब आपकी तरफ आऊंगा कि खान साहब कहते हैं कि अगर आपने IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया तो महंगाई जो है वो मजीद 50% बढ़ेगी। एक और दूसरा फरमाइएगा कि क्या आपके पास कोई माशी प्रोग्राम नहीं, जिस तरह आलिया साहिबा कह रही है कि आपको IMF अगली किस्त देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा दुरुस्त है? देखिए, IMF जो है वो बिल्कुल हमारे साथ राब्ते में भी है और हम ही ने वो मुआहदा बहाल किया जिसको यू टर्न के जरिए इमरान खान ने जो है मुल्क को मईशत को तबाही के दहाने पे लगा दिया। ये वो जमात है जिसने 1400 अरब रुपए का खसारा सिर्फ गैस के सेक्टर में 3.5-4 सालों में बना दिया, जो पहले होता ही नहीं था। ये वो जमात है जिसने 1100 अरब के 72 साल के गर्जिशी कर्जे को 2500 अरब पे ले गए 3.5-4 सालों में, और 80% जो कर्जा पाकिस्तान की तारीख का था वो 3.5 सालों के अंदर इन्होंने ले लिया। तो इनसे मईशत की बात करते हुए तो मजाक लगता है। ये कहते हैं जी हमने 6% ग्रोथ की, लेकिन कर्जे पे ग्रोथ की और मुल्क को खोखला कर गए। अब उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल एक हमारे ये थोड़ी सी जो ताखीर हुई IMF के मुआहदे में, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि हमारा मौकफ था कि फ्लड्स के नुकसान को की एडजस्टमेंट की जाए, और जो है ये तो उन वजूहात की वजह से जो ताखीर हुई वो हुई और उसका नुकसान हुआ। लेकिन ये मुआहदा आगे बहाल होने जा रहा है और हमारा जो मईशत का प्लान है वो यही है कि हमने जो ये 17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट किया उसको कम करना है, आधा करना है। हमने इकोनॉमी को जो है वो जो ओवरहीट कर गए उसको हमने जो है वो ठंडा करना है और इस मुल्क को जो है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, जो इस IMF के मुआहदा जो 9th और 10th रिव्यू होगा उसके बाद आएगी। और हमारा एक टेन्योर है, आईनी हक है जो अगस्त तक है, तब तक हम अपनी पूरी काविश करेंगे कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करें और फिर इलेक्शन में जाएं। एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं कि ये कहते हैं हम इलेक्शन से भाग रहे हैं और 35 सीटों पे किसी को नहीं खड़ा कर रहे। देखें, एक आदमी
अगर पागलपने की हद पे लगा हुआ है कि मैंने इलेक्शन कराने चाहे जो मर्जी हो जाए, तो वो अपना शौक पूरा कर ले, 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ ले। उसका फायदा कोई नहीं है ना कि उसको बिला वजह कंटेस्ट किया जाए। जब एक बंदा अगर वो 2 सीटों से जीत भी जाता है तो उसको एक छोड़नी पड़ेगी। तो इस और वैसे भी 2-3 महीने के लिए वहां कौन आएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, दूसरा इलेक्शन तो हो रहे हैं, इलेक्शन पंजाब में भी हो रहे हैं, केपीके में भी हो रहे हैं, तो हम इलेक्शन तो वहां लड़ रहे हैं, हम तो नहीं इलेक्शन से भाग रहे। सिर्फ जो इनका शौक है इस्तीफों का वो हम पूरा करा रहे हैं। ये खुद चाहते थे हमारे इस्तीफे कबूल हो, तो अब चाहे ये कैंडिडेट खड़े करें या इमरान खान साहब खुद लड़े, उसके बाद जब और भी इस्तीफे अगर कबूल हो सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे तो स्पीकर के पास पड़े तो वो और भी कबूल हो सकते हैं। अगर इनको कोई डर है तो वो इस्तीफे वापस ले लें, जल्दी जल्दी भागें। लेकिन राणा साहब मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि आप लोगों की सियासी कश्मकश जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, अवाम भी तकसीम हो रही है, माशी तौर पर भी मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इसका अजाला कौन करेगा? देखिए ना, मुल्क तो 10 साल पीछे चला गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए। बिजली गैस कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मिनी बजट के हवाले से मजीद टैक्सेस जो है वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उसके हवाले से इत्तेहादी हुकूमत क्या कर रही है? वहां फोकस किसी का नजर नहीं आ रहा। नहीं, वहां पूरा फोकस है और प्लान बने हुए हैं। देखें, हमारी कोशिश होगी कि हम सोशल प्रोटेक्शन करें, हमारी कोशिश होगी कि जो मुतासिर तरीन तबका है, जो लो इनकम ग्रुप है, वो इन असरात से बचें। अगर गैस महंगी होनी है तो उन घरेलू सार्फिन की गैस ना महंगी हो जो एक लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो राणा साहब, ऐसा मुमकिन है कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं और जो आम मुतवसत तबके के लोग हैं उनको रिलीफ फराहम करें? ऐसा पॉसिबल है? इसी तरह ही होगा। जो टैक्सेस होंगे उनकी यही कोशिश की जाएगी कि सोशल प्रोटेक्शन मिले। जो लोग नहीं अफोर्डेबिलिटी रखते उनको जिस हद तक प्रोटेक्ट कर सके, एक बैलेंस के साथ हम उन पे बोझ नहीं आने देंगे, और जो लोग इसको अफोर्ड करते हैं उन पे बोझ डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये नागुज़ीर फैसले हैं, ये हमें खुशी नहीं है ये फैसले करके, लेकिन अगर ना लिए गए तो जो अल्टरनेटिव है वो बहुत भयानक। तो इसका मतलब है IMF के प्रोग्राम में जब आप जा रहे हैं तो महंगाई का तूफान आएगा? देखिए, डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कोई तूफान बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ये थोड़ा बहुत उस पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन अगर ये ना किया गया तो ये दुगना तिगना हो सकता है। लेकिन आलिया हमजा साहिबा, आप लोग भी अब आगे नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिससे भी आप लोग इंतखाबात की तैयारी करें। अभी आपने कहा भी है कि हम बहुत जल्द आम इंतखाबात जो हैं वो इस मुल्क में करवाने जा रहे हैं, और वो होंगे भी, वक्त पर भी होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कोई मौशी पॉलिसी है, कोई प्लान है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कि अगर कुछ महीनों के बाद अपनी हुकूमत बनाते हैं तो किस तरह से इस मौशी गर्दाब से मुल्क को बाहर निकालेंगे? ये दीजिएगा कि मैं फैक्ट से जरा इनकी बातों का जवाब दे दूं। पहली बातें जो इन्होंने की, इनकी पहली मैं उस बात का पॉलिटिकल बात का जवाब दे दूं। PDM कहते थे कल तक ये असेंबली जाली है, आज असेंबली असली हो गई, और उसी असेंबली के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 34 फेडरल मिनिस्टर्स, 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 4 एडवाइजर टू PM, 32 स्पेशल असिस्टेंट टू PM और 80 बंदे की कैबिनेट हो गई। उसके बाद 35 इन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी रखे हुए, बाकी इन्होंने 35 ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रखे हैं। यानी कोई रह तो नहीं गया उस असेंबली में जिसे इन्होंने कोई ओहदा, मरात, गाड़ी, घर ना दिया हो। अब आ जाए, उसके बाद कल तक इनकी स्टेटमेंट थी फौरी इलेक्शन, आज इनकी स्टेटमेंट है हर मसले की जो जड़ है ना वो खुदा न ख्वास्ता हम इलेक्शन में ना चले जाए। कल इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियां तोड़ दे, यही जमहूरी तरीका है। आज क्या कहते थे और किस तरह तरले मिलते करते थे, अगर असेंबलियां तोड़ दी तो गैर आईनी है। और यहां तक इन्होंने कहा लिख लो इमरान खान असेंबलियां नहीं तोड़ेगा, फिर यही कहने लगे रोको रोको कहीं असेंबलियां ना तोड़ दे। अब दोबारा ये जो मैं इनकी सारी चीजें देख रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये बार बार, हमने तो इस्तीफे दे दिए थे, 9 माह पहले दे दिए थे, कबूल कर लेते तब इलेक्शन में चले जाते। तब तो आप कहते थे आइन का आर्टिकल 64 कहता है मेंबर का इस्तीफा हाथ से लिखो, इस्तीफा भिजवाने के बाद स्पीकर के बुलवाने पर आए, इस्तीफे की तस्दीक करे तब इस्तीफा मंजूर होगा। आज न किसी मेंबर ने हाथ से लिखा है। लेकिन आलिया साहबा, इस सारी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आप समझती हैं कि आप आम इंतखाबात की तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगी? ऐसा मैं यही बताने लगी हूँ, हमें तब भी कोई एतराज नहीं है, करें, मंजूर करें। हमने तो खुशी से कहा था पहला इस्तीफा जो इन्होंने, आज तक मैं आपको बता दूं, इतना डर है इन्हें मुझसे, इतना डर है PDM वालों को कि सुने लंदन से फरमाइश आई है, क्योंकि मेरी सीट पे तो इलेक्शन नहीं होने थे,
इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसका मुकाबला, इसकी जबान किसी तरह रोको। तो अब ये रुकेगी नहीं, ये 200 की स्पीड क्या 300 की स्पीड से इनको बताएगी, इनकी हरकतें भी, इनकी कारकर्दगी भी, इनके कारनामे भी। क्या ये स्पीड आवाम को रिलीफ देने के लिए ना हो तो बेहतर हो हम जवाब की तरफ जो जा रहे हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं आलिया साहिबा कि हम प्रोग्राम में कोई वे फॉरवर्ड बताएं, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। देखिए ये हमारा भी काम है, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमें माशी सूरत को, मुल्क को निकालने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे। और अगर आप आम इंतखाबात की बात करती हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि आपके पास माशी एजेंडा क्या है, कैसे मुल्क को आगे लेकर जाया जा सकता है। मैं वही आपकी पहले आप जी जी जो मुझसे सवाल किया गया था मैं उसी की तरफ आने लगी। जी जी। जेनेवा में आलमी इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान को $8 अरब देने का वादा किया। चले जी, हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं, अल्लाह मेरे मुल्क को मुश्किल आसान करे, मेरे मुल्क की, मेरे अवाम की। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, सिर्फ गुज़िश्ता साल के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत थी ना, गुड्स एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस में हमने $8.6 अरब इजाफी हासिल किए थे। यानी ये जो भीख मांग के ला रहे हैं ना, वो हमने अपनी पॉलिसी से ज्यादा हासिल किए थे। अब आ जाए, सिर्फ एक अभी हमने इनके फिगर्स दिए हैं, सिर्फ इसी ये जो इनके जो 6 महीने में मैं बता दूं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स में ला लूं, रिमिटेंसेस में ला लूं, रोशन डिजिटल अकाउंट में ला लूं, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ला लूं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में मिला लूं, टोटल उसके अंदर $5.2 अरब की कमी आई है। सिर्फ इन लोगों की कारकर्दगी का ये मुंह बोलता सबूत है। यानी अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो इस वक्त हम वो चीजें अपने रिसोर्सेज से, अपनी कारकर्दगी से जनरेट कर रहे होते जो इन लोगों की नाअहली की वजह से आज। मारिया राना साहब से फौरी तौर पर पूछिए कि आपको हमें वे फॉरवर्ड बताइए ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ चलें। और इसमें अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, इनसे सिर्फ इस दिसंबर का डेटा ले लें। अगर मैं गलत कह रही हूं, आलिया साहिबा, हमारा ब्रेक का वक्त हुआ, हम चाह रहे हैं ब्रेक का वक्त हुआ था, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। ब्रेक का वक्त हुआ था इसलिए, और मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि राना साहब क्विकली आप बता दीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या है आपके पास अवाम को रिलीफ देने के लिए। देखिए, आगे जो इस्तेहकाम आना है मईशत में वो IMF का ही रास्ता है, और इसके ऊपर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो एग्री करते हैं। देखें, आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली जो महंगाई है उसमें कोई कमी नहीं आने लगी, वो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये नागुज़ीर है। अगर ये नहीं किया जाता तो अल्टरनेटिव रास्ता और भी मुश्किल है। देखें, अवाम के लिए जो मुतासिर तबका है उसको सोशली प्रोटेक्ट किया जाएगा, सोशल प्रोग्राम्स के जरिए उसको जो है बिजली हो गई, गैस हो गई या टैक्सेस हो गई, उसके अंदर उसको कोशिश की जाएगी इंक्लूड ना किया जाए। यही तरीका है कि आप अवाम को, चाहे वो बिस्प हो, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स हो, चाहे वो डायरेक्ट सब्सिडीज हो बिजली के रेट में, गैस के रेट में, तो यही तरीका कार होते हैं कि आप जहां अपना सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, जो लोग उसका हकदार होते हैं, आप उसको उनको वहां से कवर करते हैं। तो वो हम उन सारे प्रोग्राम्स के जरिए उनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि वो इस महंगाई के सैलाब से इफेक्ट ना हो। लेकिन दूसरा जो है, जी सर ऐड ऑन कर ले अगर आप, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ एक जमात है जिसने माशी दलदल में इस मुल्क को फेंका, और आज हम इल्जाम की तरफ जा रहे हैं। राना साहब, हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम को की बेहतरी के लिए कोई हम अगर पॉजिटिव गुफ्तगू करें और वे फॉरवर्ड बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना आप देखें कि हम इसी तरह ही एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रेक का वक्त है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। आज साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया था आलिया हमजा साहिबा ने। ब्रेक का वक्त है, अब ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे ये जो इस वक्त गैर संजीदा होती जा रही है पाकिस्तान की सियासत, वे फॉरवर्ड किसी के पास नहीं है, इस वक्त सिर्फ इल्जामात की सियासत चल रही है, तो ये मुल्क कहाँ को जाएगा, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर रज़ा साहब, प्रोग्राम से पहले हमारे साथ, ब्रेक से पहले हमारे साथ राना साहब भी मौजूद थे, आलिया हमजा साहिबा भी मौजूद थी, लेकिन अभी भी ओवरऑल सिचुएशन की अगर आप बात करें तो ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात की जो है वो बात होती है
लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो समझ नहीं आ रही ये गैर संजीदा है हमारे सियासतदान या दिलचस्पी नहीं है तमाम सिचुएशन में। कुछ समझ नहीं आ रहा इनको खुद भी कि मुल्क इस वक्त कहाँ जा रहा है, महंगाई से ओवरकम कैसे करना है, प्लान किसी के पास भी नहीं है मौशी लिहाज से अगर बात की जाए तो। देखिए मारिया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर तो आप जो हालात हैं, जो कौमी इश्यूज़ हैं और जो आवाम को रिलीफ फराहम करना है उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। डेफिनेटली आपने आवाम को रिलीफ फराहम करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तमाम इस वक्त सियासी जमातें हैं उनके हाथ में भी कुछ नहीं, उन्हें खुद भी ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरफ जाना है, जमहूरियत को किस तरफ लेकर बढ़ना है। चीज़ें शायद उनके हाथ से भी रेत की तरह सिरकती जा रही हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हालात पैदा हुए हैं या किए जा रहे हैं, किसी की भी गलती है उसका खमियाजा जमहूरियत को भुगतना पड़ेगा और जो सियासी जमातें हैं वो कमज़ोर होती चली जाएंगी। उसकी बुनियादी वजह ज़रा देखिए कि सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उस पर अगर आप आवाम के एतमाद की मैं बात करूं तो आवाम तकसीम अपनी जगह पर मुनक़सिम हमें दिखाई दिया, लेकिन किसी भी एक सियासी जमात को उस तरह मैंडेट नहीं मिला जिस तरह वो क्लेम किया करते थे। और दूसरा आप ये देखिए कि खान साहब अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और जो पीडीएम है वो कहते हैं हम वक्त पर इलेक्शंस करवाएंगे। ये तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद है। आप इस तनाज़े के गिर्द ज़रा घूमिए कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई, खान साहब ने कहा था केपी के असम्बली तहलील होगी, लेकिन इंतखाबात की तारीख उन्हें नहीं मिली। अब पीडीएम ने जो मूव की है कि वो इस्तीफ़े जो मसलतन अब एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, पहले एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे। ये वही लोग थे जो कहा करते थे कि खान साहब आएँ, पार्लियामेंट में बैठे और बैठकर कौमी मसाइल का हल तलाश करें। अब ये भी तो नहीं आइडिया था ना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किस मकसद के तहत पार्लियामेंट में वापस आ रही है, क्या तहरीक अदम एतमाद के लिए वापस आ रही थी या तमाम सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए वापस आ रही थी? अभी भी तो बहुत बड़ा नहीं, ये बीमारियां ये था कि जिस तरह पीडीएम ने पॉलिटिकल अपने कार्ड्स खेले हैं ना, इसी तरह अब जो इमरान खान साहब हैं वो भी अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जब केपी के और पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद वो जिस तरह चाहते थे उस तरह शायद उन्हें नहीं मिला, वो मामला उनका हल नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि आए पार्लियामेंट के अंदर आएँ और जो राजा रियाज हैं उनके साथ निगरान सेटअप ये जो मौजूदा हुकूमत है ना बना पाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने पत्ते फिर शो किए और उन्हें इमीडिएटली जो रिजाइन इनके एक्सेप्ट किए और उन्होंने इनके हाथ में जो गेम जानी थी उनको नहीं जाने दिया और उन्होंने दोनों तरफ से पोलिटिकल रस्सा कशी की जा रही है। अब कभी कोई पीडीएम कामयाब होती है, कभी खान साहब कामयाब होते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ेगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा इस वक्त जो ओवरऑल सियासी बहरान पैदा हो चुका है, कोई कुछ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें कहाँ को और किधर को जा रही हैं। पहले वही इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे, अब वही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आना चाह रही थी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत ही अफसोसनाक तर्ज अमल है हमारे सियासी रहनुमाओं का। अब हम इनका साथ देते हैं, सिविल मिलिट्री इश्यूज पर भी पूरी कौम इनके साथ खड़ी होती है, इनको वोट देती है, लेकिन ऐसे बहरान की सूरत हाल में वो जैसे कहते हैं ना कि नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो ये सब मिलके बांसुरियां बजा रहे हैं। आप दोनों के एक्शन देखिए, एक तो इमरान खान की बेरहमी देखिए कि इस वक्त वो इलेक्शन कॉल कर लिया उन्होंने, जिस वक्त पाकिस्तान का फोकस इकानमी के अलावा किसी चीज पर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इकानमी पर ही कमजोरी देखते हुए उन्होंने सूबाई हुकूमतें अपनी तोड़ने का फैसला किया। एक तो आप उनका काम देख लीजिए, उनकी बेरहमी देखिए, दूसरी तरफ फिर पीडीएम का काम देखिए कि अगर उन्होंने वापस आने का फैसला किया, वो जिस तरह से भी किया, उसके जो भी मोटिव्स थे, बहरहाल अब तक वो मंजूर नहीं कर रहे थे इस्तीफे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम वापस आ रहे हैं तो इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। और खुद ही इससे पहले जो बात कर रहे थे कि ये इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं हो सकते, उसी के खिलाफ जाते हुए स्पीकर साहब ने और बड़ा एक सियासी रोल लेते हुए ये इस्तीफे फिर मंजूर भी कर लिए। और सूरत हाल जो इकानमी की है वो आपके सामने है कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है। लेकिन ज़ैगम साहब मुझे ये बताइएगा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद कि सियासी नॉर्म्स होते हैं, आपने जो गुफ्तगू किया उसमें तजाद नहीं होता, ये तो आप इनसे तवक्को ना कीजिए, इन्हें तो बाला ताक रखिए सियासतदानों से। आप ये फरमाइए कि आप नहीं समझते कि ये जो हालात पैदा हुए हैं या किए जा रहे हैं, आप देखिए ना टेक्नोक्रेट्स की बात कीजिए, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं, जो सेटअप है निगरान सेटअप उसको प्रोलॉन्ग करने की बात की जा रही है, फिर माशी एमरजेंसी लगाकर इसी हुकूमत को लंबा वक्त देने की बात की जा रही है। देखिए ये ऑप्शन 3-4 कहीं ना कहीं ज़ेर गौर तो होंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें सियासतदान अपनी गलती पर गलती की वजह से शायद ये गुंजाइश या जवाब पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात
पैदा कर दिए जाएं जिसकी वजह से कोई अनहोनी हो? देखिए, मैं नहीं समझता, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तजावीज उल्टी सीधी इधर उधर से आती रहती हैं जिनकी कोई आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है। इमरजेंसी की भी जो क्लॉज है, हमें मालूम है इस वक्त के हालात में वो सिक्योरिटी की जो इमरजेंसी की क्लॉज है उसको नहीं यूज किया जा सकता, और ना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी के बहाने से वो कुछ हासिल किया जा सकता है जिस तरीके की बात की जा रही है। जी जी। आइन में निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमें इस वजह से धड़का लगा रहता है कि हमारी जो अदालतें हैं वो नजरिया जरूरत के तहत भी फैसले देती हैं और वो आइन की ऐसी तशरीह भी करती रहती हैं जो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ होता है। इस वक्त किसी तरह का कोई खतरनाक तर्ज अमल अपनाना मुल्क को बिल्कुल सूट नहीं करता। इस वक्त हमारा वाहिद एजेंडा ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाएं, फौरी तौर पर IMF के अंदर जाएं और पाकिस्तान की मईशत को वापस पटड़ी पर लेकर आए, क्योंकि इस वक्त अगर डिफॉल्ट में हम चले जाते हैं तो उसकी तो बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन ज़िगम खान साहब, ये जो आपने बात की है कि इकोनॉमी को ट्रैक पर लेकर आए, हालात को बेहतर करें, सबका सलूशन कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से आपसे कंटिन्यू करूंगी कि इसका सलूशन क्या है, क्या ऐसा ट्रैक है, क्या ऐसा सलूशन इस पे ये पॉलिटिकल पार्टीज चलें तो कोई सलूशन या कोई हल निकल सके। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िगम खान साहब, चीफ सहाफ़ी तज़कियाकार है। साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि दुरुस्त समत जाना चाहिए मुल्क की मईशत को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है इसका वाहिद हल आम इंतखाबात ही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। वन एंड सेकेंड, इस वक्त आज तो एतजाज़ हसन साहब ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब के लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्यों नून लीग क़यादत इस वक्त बाहर मुक़ीम है? देखिए, इलेक्शन तो हल नहीं थे, अच्छा, और हल नहीं है, और इस वक्त इलेक्शन कॉल करना मेरे ख्याल में बड़ा एक बेरहमाना अमल है इमरान खान साहब की तरफ से। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया उससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर इमरान खान साहब इलेक्शन हार गए तो वो सड़कों पर होंगे, और इलेक्शन जीत गए तो अपोजिशन जेलों में होगी। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो सियासी इस्तेहकाम भी एक अहम जरूरत है पाकिस्तान की मईशत के लिए। लेकिन जो दूसरी जरूरत है सही सिंध की, जो मैं बात कर रहा था, देखिए, शॉर्ट टर्म बहरान और लॉन्ग टर्म बहरान दोनों के हवाले से हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्या एक्शन लेने हैं। हमारे हुक्मरानों को, हमारी अशराफिया को, सबको मालूम है, लेकिन कोई उनको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने एक तो मफादात मुख्तलिफ हैं, और दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल इकानमी का मसला है, तो जो कीमत देनी पड़ती है वो देने को कोई तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो हमारा बहरान है वो दुनिया में जहां भी आता है उसका सिर्फ एक हल होता है, और वो हल होता है IMF। कि आप उसके पास जाते हैं और IMF के साथ बैठकर आप एक प्रोग्राम तय करते हैं और खुद आप बताते हैं कि इस बहरान से आप कैसे निकलेंगे। क्योंकि आपका जो बहरान होता है उसके दो ही पहलू होते हैं, या तो आपके पास डॉलर कम आ रहे होते हैं और बाहर ज्यादा जा रहे होते हैं और दिवालिया होने का खतरा होता है, और इसके साथ ही आपका बजट का बैलेंस आउट होता है कि आप कमा कम रहे होते हैं, खर्च ज्यादा कर रहे होते हैं। IMF आपकी मदद भी करता है, गाइडेंस भी करता है, लेकिन आप खुद एक प्लान बनाते हैं और फिर कुछ हफ्ते में मुल्क बाहर निकल आते हैं। आप उसमें देख लीजिए, 2018 में हम बहरान में गए, उसके बाद PTI की हुकूमत आई, 1 साल तक वो भीख मांगती रही, IMF के पास नहीं गई और कोशिश करती रही कि जुगाड़े लगा के सब कुछ ठीक हो जाए। वक्त जाय किया और पाकिस्तान का बहरान गहरा हो गया। फिर IMF में गए, हफीज शेख आए, हमारा मईशत जो है वो थोड़ी सी संभली, तो फिर खैर से इमरान खान ने शौकत तरीन को बुला लिया, फिर उन्होंने 10 महीने के लिए पाकिस्तान को IMF से निकाल दिया, फिर अपने जुगाड़ लगाए, ग्रोथ लाने की कोशिश की, वो ग्रोथ जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी जुगाड़ वाले काम जारी है। इसहाक डार साहब भी जुगाड़ लगा रहे हैं। जी, एग्जैक्टली मैं वही अगली बात कर रहा था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो शौकत तरीन ने काम किया था, फिर मिफ्ता ने संभाला था, तो शौकत तरीन ने फिर आके एग्जैक्टली वही किया है। कि आप देखिए, 9th रिव्यू 4 महीने से रुका हुआ है, और डार साहब ने जो काम किया है वो ज्यादा खतरनाक इस वजह से है कि इसमें बिल्कुल हम ब्रिंक के ऊपर पहुंचे हुए थे।
और ये 4 महीने ठीक। हमें बहुत ही महंगे पड़ गए हैं। महंगे पड़ चुके हैं, लेकिन अब सर वक्त खत्म हो चुका है। इस पे आपके साथ एक बार फिर डिटेल कॉन्वर्सेशन रखें। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।